फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक इतिहास समझेंगे थोड़ा इसका और जानेंगे कि इतिहास में हमारे किन लोगों ने इसमें काम किया और क्या-क्या काम किए। और दूसरा, इसमें कुछ समितियों को हम समझने वाले हैं और साथ में हम इसकी कुछ जो विधियाँ हैं जिसके द्वारा इसकी गणना करी जाती है उसको समझने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका जिससे बनने वाले जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, प्रश्नों में देखिए तो जीडीपी से प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा जीएनपी से प्रश्न बन जाता है, एनएनपी से प्रश्न बन जाता है या एनडीपी से प्रश्न बन जाता है। तो ये जो 4 चीज़ें इसमें हैं, इसको लेके बेहद कन्फ्यूजन हमारे मन में हो जाता है कि इनमें किसको घटाया जाता है, किसको जोड़ा जाता है। तो इन सब चीज़ों के कन्फ्यूजन को आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक को हम सीधे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने आज का टॉपिक लिया हुआ है राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसका थोड़ा इतिहास को। तो इतिहास में देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम जो हमारे भारतीयों द्वारा करी गई, उनका नाम था दादा भाई नेहरू। हम सभी लोग जानते हैं, इनकी एक किताब है पॉवर्टी या अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इन्होंने एक किताब लिखी जिसका क्या नाम है, पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम सभी को पता है इस किताब के बारे में, इस किताब को पूछ लिया जाता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ये दादा भाई नेहरू की एक किताब है, इनका नाम है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और कब लिखी जाती है, 1867 और 68 में इनके द्वारा इस किताब का पब्लिकेशन किया जाता है। और इस किताब में क्या होता है कि ये हमारी भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, उस भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताते हैं, इसमें 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताते हैं ये दादा भाई नेहरू। तो इनके द्वारा क्या करा जाता है, सर्वप्रथम हमारी राष्ट्रीय आय का क्या करा जाता है, आकलन किया जाता है या गणना की जाती है। अब एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा यहाँ पे याद रखना है कि जो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम क्या करा गया, वैज्ञानिक आकलन करा गया 1931 और 32 में करा गया। कब करा गया राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन, 1931 और 32 में करा जाता है। और किसके द्वारा करा गया, प्रोफेसर बी.के.आर. राव। प्रोफेसर बी.के.आर. राव के द्वारा क्या करा जाता है, इस राष्ट्रीय आय का क्या करा जाता है, वैज्ञानिक आकलन किया जाता है। तो प्रश्न बनेगा किसके द्वारा सर्वप्रथम वैज्ञानिक आकलन किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है बी.के.आर. राव के द्वारा क्या करा जाता है, 1931 और 32 में इस राष्ट्रीय आय का क्या करा जाता है, वैज्ञानिक आकलन किया जाता है। और दूसरा, इसमें एक इसकी समिति को लेकर प्रश्न बनता है कि हमारी जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन करा गया वो कब करा गया। तो आपको ध्यान में रखना है, जो राष्ट्रीय आय की समिति है हमारी, इसका गठन करा जाता है हमारे स्वतंत्रता के बाद। तो कब करा जाता है, 1949 में। 1949 में हमारी राष्ट्रीय आय समिति का क्या करा जाता है, गठन करा जाता है। और इसके अध्यक्ष पद पर हमारे पीसी महालनोबिस। तो जो ये पीसी महालनोबिस है हमारे क्या है, एक महान अर्थशास्त्री हैं। इन अर्थशास्त्री को क्या करा जाता है, इस राष्ट्रीय आय समिति का क्या करा जाता है, नियुक्ति करा जाता है इनको इसके अध्यक्ष के रूप में। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि इस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप कहेंगे पीसी महालनोबिस को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है, एक भारत के महान अर्थशास्त्री थे और इनके जन्म दिवस को आज हम किस रूप में मनाते हैं, एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में इसके जन्म दिवस को मनाते हैं। तो इनका जन्म दिवस आता है 29 जून को। 29 जून को आज हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म दिवस भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, इस जो राष्ट्रीय आय समिति है, इस समिति के 2 अन्य सदस्य भी थे, उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उसमें थे एक आर गाडगिल और प्लस इसमें आ जाते हैं बी.के.आर. राव। ये बी.के.आर. राव वही है जो हमारे सर्वप्रथम क्या है, वैज्ञानिक आकलन करता है। तो आपको इसमें क्या क्या रखना है, एक तो पीसी महालनोबिस इस समिति के अध्यक्ष थे, और दूसरा इसमें दूसरे सदस्य आर गाडगिल थे, और तीसरे सदस्य के रूप में बी.के.आर. राव थे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पीसी महालनोबिस। इनका जन्म दिवस 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला आता है, इस राष्ट्रीय आय की जो गणना की विधियां है वो कौन कौन सी विधियां हैं। देखो, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां जो है उसमें 3 विधियां महत्वपूर्ण है। एक आ जाती है हमारी आय विधि, दूसरी आ जाती है हमारी व्यय विधि, तीसरी आ जाती है उत्पाद विधि। इस उत्पाद विधि को हम मूल्यवर्धित विधि भी कहते हैं या इसको वैल्यू एडिशन मेथड भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। ये प्रश्न बन जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। 3 चीज़ें आपको ये मिल जाएंगी, एक अन्य मिल जाएगा, जैसे उसमें आपको ये दे सकता है जीडीपी दे देगा, आपको कंफ्यूज करने का हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जो राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां है उसमें आ जाता है हमारा आय, व्यय और उत्पाद विधि। तो इन विधियों को अभी आपको ध्यान में रखना है। अब महत्वपूर्ण जो चीज़ हमारी यहाँ पे समझने वाली, जिसको लेके प्रश्न बनते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न बन जाते हैं, तो वहाँ पर हमको इसके फॉर्मूले देखने को मिल जाते हैं। जैसे जीडीपी का क्या दे देगा, फॉर्मूला दे देगा, तो हमको पहचानना होता है क्या ये सही है या गलत है। या जीएनपी का फॉर्मूला दे देगा, ये हमको पहचानना होता है। इसके अलावा एनडीपी का फॉर्मूला दे देगा, इसके अलावा एनएनपी का फॉर्मूला दे देगा। तो ये 4 चीज़ें जो है इतनी कंफ्यूजिंग है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि हम लोगों का माइंड एकदम काम करना बंद हो जाता है। तो इसको आज हम आसान तरीके से समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जीडीपी को समझते हैं। अब जीडीपी जो होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम क्या,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। अब ग्रॉस का क्या मतलब होता है? टोटल होता है। तो ग्रॉस का क्या मतलब होता है? टोटल होता है। और इकोनॉमिक्स में इसको बोला जाता है ग्रॉस, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो इकोनॉमिक्स में जो सकल का मतलब होता है उसका मतलब होता है टोटल या कुल। तो यहाँ पे कुल घरेलू उत्पाद की बात होती है हमारे जीडीपी में, कि हमारे घर में कितने उत्पादों का क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, उसको हम क्या करते हैं अपनी जीडीपी में जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं उसको भी हम इन 4 चीज़ों के माध्यम से समझना है। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे हमारा उत्तराखंड है, अगर कोई चीज़ उत्तराखंड में उत्पादित हो रही है तो उत्तराखंड की ही जीडीपी में उसको जोड़ा जाता है। और कोई वस्तु अगर हमारी नीचे साउथ में, अगर केरला में अगर कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उस वस्तु को हम केरला में ही जोड़ेंगे, केरला की ही जीडीपी में उसको जोड़ा जाएगा। जैसे अगर देशों में देखें, जैसे कोई भारत में किसी सामान का अगर उत्पादन हो रहा है तो वो भारत की ही जीडीपी में जुड़ेगा। अगर किसी सामान का अगर उत्पादन अमेरिका में हो रहा है तो उस सामान को हम अमेरिका की ही जीडीपी में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आपको एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात याद, ये 4 चीज़ें आपको बेहद ध्यान रखनी है इस जीडीपी को समझने के लिए। देखो इसमें एक आ जाता है हमारा, एक वित्त वर्ष आ जाता है, दूसरा एक राजनीतिक सीमा आ जाती है, तीसरा आ जाता है वस्तु एवं सेवा, चौथा आ जाता है इसमें अंतिम मूल्य। तो अब यहाँ पर हमको इन 4 चीज़ों को समझना है कि ये 4 चीज़ें हैं क्या। तो इन्हीं को मिला के हमारा क्या बनता है, जीडीपी बनता है। इन्हीं को मिला के हम जीडीपी निकालते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम अंतिम मूल्य होता क्या है। तो अंतिम मूल्य हम किसको कहते हैं, जैसे इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, हमको समोसा खाना है, अगर हम दुकान पे गए तो हम डायरेक्टली वहाँ पे क्या करते हैं, 10 रुपये दिया और समोसा लिया, चटनी के साथ उसको खा लिए। तो क्या हो जाता है, हम समोसा को खरीद के खा लेते हैं 10 रुपये में। लेकिन क्या समोसा जब बनाते हैं, क्या समोसा बनाने में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है उस क्या क्या वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? एक तो देखो उसमें आलू चाहिए हमको, मैदा चाहिए, इसके अलावा कुछ उसमें मसाले चाहिए। और फिर जब इन सब 3 चीज़ों को मिलाकर उसको फ्राई किया जाता है, उसके लिए हमको तेल चाहिए, गैस चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मिला के क्या होता है, एक समोसे का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन जब हम दुकान पे जा रहे हैं, हम डायरेक्टली समोसे का क्या करके खरीद के खा ले रहे हैं। तो जो फाइनल मतलब समोसा बन के तैयार हो गया, हम जिसको खा रहे हैं वो क्या है, एक समोसा के रूप में आ रहा है। लेकिन जो उसका पीछे की अगर प्रोसेस को देखो, उसमें आलू लग रहा है, मसाले लग रहे हैं, उसके अलावा उसमें मैदा लग रहा है, गैस का प्रयोग हो रहा है, तेल का प्रयोग हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को मिला के एक समोसा बन रहा है। तो जो फाइनल हमारा समोसा बन के आया हमारे सामने, वो क्या है, अंतिम वस्तु है। यानी उन सारी चीज़ों को, सारी वस्तुओं को मिला के जो अंतिम वस्तु बनी, उसको हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु बोलते हैं। तो हम ग्राहक जो हमारे दुकान पर जा रहा है, तो ग्राहक क्या है, एक अंतिम वस्तु को क्या करता है, खरीदता है। तो फिर उसका क्या करता है, प्रयोग करता है। तो जैसे कि हम एक समोसा बनाने के लिए आलू का प्रयोग कर रहे हैं, मैदा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम दुकान पर जाके आलू थोड़ी खरीदते हैं। हम दुकान पर जाके पहले आलू खरीदा, उसके बाद से मैदा खरीदा, फिर उसके बाद से हमने गैस खरीदी, फिर उसके बाद से तेल खरीदा, उसके बाद से हमने उसको बनाया, प्रोडक्ट को बनाया, फिर उसके बाद से समोसा बना के खाया। ऐसा थोड़ी किया, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जो समोसा बना रहा है वो व्यक्ति उन सारी चीज़ों को पहले से ही क्या कर लेता है, तैयार करके रखता है, और हम जाके उसको सीधा पैसा देते हैं और उस समोसे को खरीद के खा लेते हैं। तो हमारे लिए क्या है, समोसा अंतिम वस्तु है। तो हम अंतिम वस्तु का क्या करते हैं, मूल्य देते हैं। तो यहाँ पे जो अंतिम वस्तु है वो क्या है, हमारा समोसा है। जैसे इस मार्कर को आप देखिए, अब इस मार्कर को देखिए, क्या ये मार्कर को बनाने में कितनी वस्तु का प्रयोग किया गया है। देखो इसमें प्लास्टिक का प्रयोग है, और प्लास्टिक के अलावा जो इसमें कलर यूज किया गया है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, इसमें हमारा ब्लू कलर की यूज किया गया है, इसके अलावा ब्लैक कलर का यूज किया गया है। तो कलर बनाने वाली कंपनी कोई और होगी, और इसके अलावा इस प्लास्टिक को बनाने वाली कंपनी कोई और होगी, और इसके अलावा जो इसमें ये निप लगी हुई है, इस निप को बनाने वाली कंपनी कोई और होगी। तो सारी कंपनियां अलग अलग हैं। क्या जब मैं इसको खरीदने जाता हूँ या आप लोग इसको खरीदने जाते हैं, तो आप क्या इस अलग अलग कंपनियों से लाके प्लास्टिक किसी और से खरीदा, फिर इस कलर को किसी और से खरीद के लाए, फिर इसके निब अलग से खरीद के लाए, ऐसा थोड़ी करेंगे। आप डायरेक्ट दुकान पर जाएंगे तो आप सीधे इस मार्कर को खरीद लेंगे। तो ये क्या है, हमारा एक अंतिम वस्तु है। तो हम अंतिम वस्तु का क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, अंतिम वस्तु का मूल्य को उसको दे देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो हमारे जीडीपी में होता है वो अंतिम वस्तु क्या होती है, इसको आप समझ गए होंगे। तो इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे एक घर को ले लीजिए, एक बिल्डर क्या करता है, घर का निर्माण करता है। वो बिल्डर पहले ज़मीन खरीदेगा, उसके बाद से क्या करेगा, ईंट खरीदेगा, उसके बाद सीमेंट खरीदेगा, लोहा खरीदेगा, फिर उन सब चीज़ों को मिला के क्या बनाएगा, एक घर बनाएगा। उस घर को फिर हम जाके क्या करेंगे, खरीद लेंगे। तो हमारे लिए क्या है, घर अंतिम वस्तु है, जबकि उस घर को बनाने में बहुत सारी क्या है, वस्तुओं का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। हम उन जाके वहाँ बिल्डर को हम सीमेंट का अलग पैसा दे रहे हैं, या लोहे का अलग पैसा दे रहे हैं, या फिर उसमें क्या कहते हैं, जो ज़मीन खरीदी उसका अलग पैसा थोड़ी देते हैं। हम जो फाइनल बन के जो तैयार हुआ है मकान, हम उसका पैसा पे करते हैं। तो हमारी अंतिम वस्तु क्या हो जाएगी, घर हमारा अंतिम वस्तु हो जाएगा। तो अंतिम वस्तु को आप यहाँ समझ गए होंगे।
आप समझते हैं यहाँ पे वस्तु एवं सेवा क्या होती है। देखो, वस्तु और सेवा में एक छोटा सा फर्क होता है। वस्तु जैसे एक मार्कर क्या है, एक वस्तु है। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये भी क्या है, एक वस्तु है। इसके अलावा हमारी जो हमको दिखने वाली चीज़ें हैं या हम जिनको छू सकते हैं या हम जिनको पकड़ सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। लेकिन जो सेवा होती है, सेवा को हम केवल ले सकते हैं, उनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, उनको अपनी बार रख नहीं सकते हैं। तो सेवाएं कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे कि वस्तु में मैंने बताया आपको कि मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, और इसके अलावा हमारे जो भी हम जिनको पकड़ रहे हैं वो सारी चीज़ें वस्तु होती है। वस्तु में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे भारत में बहुत सारी वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण होता है या उनका उत्पादन होता है। जैसे उसमें फ़ोन आ जाते हैं, जूते आ जाते हैं, कपड़े आ जाते हैं और राशन आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी वस्तुओं में आ जाती है। अब सेवाओं में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि सेवाओं में आप ले लीजिए, स्कूल को ले लीजिए। अगर स्कूल में हम पढ़ने जा रहे हैं तो स्कूल हमें क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो वहाँ से हम क्या ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। जो भी चीज़ हम वहाँ पे जाके सीख रहे हैं वो सीधे हमारे दिमाग में चली जा रही है, वो हमको एक सर्विस मिल रही है। तो वैसे ही अगर बैंक में चले जाए, हम बैंक में पैसा दे रहे हैं, वहाँ पैसा जमा कर दिया, उस पैसे के बदले हमको ब्याज मिल रहा है। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंकिंग जो होती है एक सर्विस सेक्टर है, वो भी हमें क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। इसके अलावा यातायात देख लीजिए, यातायात में हमारे जो हमारा यातायात के संसाधन है उसमें हमारा जल परिवहन आ जाता है, वायु परिवहन आ जाता है हमारा, इसके अलावा स्थल परिवहन आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे क्या आती हैं, ये हमको सेवाएँ दे रही हैं। तो ये हमारे क्या है, सर्विस सेक्टर है। तो सेवा और वस्तु में क्या है, एक छोटा सा फ़र्क है जिसको आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आ जाता है हमारे राजनीतिक सीमा। अब इस जीडीपी में हम क्या करते हैं कि राजनीतिक सीमा को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे एक हमारी होती है भौतिक सीमा, या इसको हम भौगोलिक सीमा कहते हैं। भौगोलिक सीमा क्या है, जैसे ये हमारा भारत का नक्शा है, ये मान लीजिए हमारा भारत का नक्शा है इस प्रकार से कहीं। तो इस भारत के नक्शे में अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो ये भारत के नक्शा जो है, ये क्या है, भारत का एक भौगोलिक सीमा इसको हम कह रहे हैं। जो यह भारत के नक्शा दिख रहा है ये क्या है, भौगोलिक सीमा कहलाएगी। लेकिन राजनीतिक सीमा कुछ इससे बड़ी होती है। जो अर्थशास्त्र में हम प्रयोग करते हैं उस राजनीतिक सीमा को हम इसमें आकलन करते हैं। अब भारत से अगर कोई विमान यहाँ मान लें, यहाँ अमेरिका है, ये अमेरिका है, भारत से कोई विमान यहाँ अमेरिका गया, तो अमेरिका में क्या कर दिया, यहाँ से यात्री को लेके गया और यहाँ अमेरिका में छोड़ दिया। दूसरा, अब यहाँ यात्री को जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और हम यहाँ क्या करेंगे, इस अमेरिका में एक भारत का क्या करेंगे, दूतावास खोलेंगे, जिसको हम इंडियन एम्बेसी बोलते हैं। तो किसी भी देश में भारत की क्या है, एक एम्बेसी है, हर किसी देश में। तो अमेरिका में है, चाइना में है, और जो भी देश है वहाँ पर क्या है, भारत की एम्बेसी होती है। तो एम्बेसी क्या करेंगे, जैसे ये जो लोग यहाँ से विमान में बैठ के इस अमेरिका में गए, उनका अगर पासपोर्ट के जो जितने दिन के लिए वो गए थे, अगर पासपोर्ट उनका ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, तो वो रिन्यू करने के लिए क्या कहेंगे, भारतीय एम्बेसी में आएंगे। तो भारतीय एम्बेसी में जब वो आएंगे, उनको अपना अपना जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू करवाना होगा। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ पे करना पड़ेगा। तो पे करेंगे, जो भी पैसा यहाँ पे पे करेंगे वो पैसा कहाँ आएगा, भारत में आएगा। तो भारत में आएगा तो भारत की जीडीपी में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो और इसके अलावा जो देशों की जो हमारी जितने जो भी दूतावास है, उनसे जो भी इनकम जनरेट होगी वो कहाँ आएगी, भारत में आएगी। और तीसरा यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो हमारा ये वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया, ये हमारे किस में आ जाता है, समुद्र तटीय क्षेत्र में आ जाता है। तो समुद्र तटीय क्षेत्र में देखो, भौतिक सीमा तो हमारी यहाँ तक आ जाती है, भौगोलिक सीमा जो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जो हमारा राजनीतिक रूप से हमारा जो अधिकार होता है वो कहीं यहाँ तक हमारा अधिकार होता है। ये 24 नॉटिकल मील इस टाइप का हमारा एक समुद्री सीमा क्या होता है, इंटरनेशनल समझौता है, जिसके हिसाब से क्या होता है, राजनीतिक अधिकार होता है कुछ क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होगी उस पर भारत का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मछली का उत्पादन है, मछली को हम पकड़ रहे हैं, यहाँ पर मछली को बेच रहे हैं, तो वो क्या होगा, भारत की जीडीपी में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा हम इस एरिया में अगर पेट्रोलियम का कोई हम प्राकृतिक पदार्थों का यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं, जैसे उसमें पेट्रोलियम निकालना, ये सारी चीज़ों का भी हम उत्पादन कर रहे हैं, वो भी हमारे कहाँ शामिल हो जाएगा, हमारे भारत की जीडीपी में शामिल हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो राजनीतिक सीमा होती है वो किसे कहा जाता है। तीसरा बात आती है, चौथी बात आती है यहाँ पे, एक वित्त वर्ष। अब एक वित्त वर्ष क्या होता है, हमारे भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक वित्त वर्ष कहते हैं। तो एक वित्त वर्ष क्या होता है, जो हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो जीडीपी की जो फुल फॉर्म बन जाती है या परिभाषा बन जाती है, फुल फॉर्म तो इसकी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इसकी परिभाषा बनती है वो बनती है, एक वित्तीय वर्ष में हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं या जीडीपी कहते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इन 4 चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अब हमने इन 4 चीज़ों की तो बात करी, अब हम समझने वाले हैं यहाँ पे जीडीपी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि हमारे जीडीपी में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, कैसे किया जाता है। अब देखो, हमारे भारत में बहुत सारी वस्तु का यहाँ पे क्या हो जाता है, उत्पादन होता है, बहुत सेवाओं का हम क्या करते हैं, यहाँ पे उत्पादन करते हैं।
लेकिन हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे 2 चीज़ों को लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक भारत की टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी है, और दूसरा एक ले लीजिए एप्पल कंपनी। तो टाटा क्या है, भारत की कंपनी है, एप्पल क्या है, विदेशी कंपनी है। क्योंकि इनका एग्जाम्पल इसलिए लिया, जो हमारा एप्पल कंपनी है विदेशी कंपनी है, लेकिन इसका उत्पादन कुछ फ़ोनों का उत्पादन ये भारत में भी करती है, तो इसलिए इसको हम भारत की जीडीपी में शामिल करते हैं। जैसे टाटा कंपनी क्या करती है, एक साल में कितना यहाँ पे 100 रुपये का उत्पादन करती है, तो 100 रुपये टाटा कंपनी ने यहाँ उत्पादन करा, और इसी साल में इस एप्पल कंपनी ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे 20 वस्तु का, या मान लीजिए 40 वस्तु का उत्पादन करा इसने। तो ये क्या है, हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, हमारी जीडीपी कितनी आ जाएगी, 100 + 140, यानी 100 + 40 बराबर कितना हो जाएगा, 140 रुपये की हमारी क्या हो जाएगी, जीडीपी हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी, अब माना हमारा एक भारत का व्यक्ति था, वो क्या कर रहा है, कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, वो अमेरिका में जाके जॉब करता है, और वो यहाँ पे 20 रुपये कमाता है, यहाँ पे ये 20 रुपये कमाता है। हम इसको अपनी जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी इस सीमा से क्या चले गया है, बाहर चले गया है। अब इस सीमा से बाहर चले गया, इसलिए हम इसको अपनी जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन एक अमेरिका का कंपनी है एप्पल, जो हमारी देश की कंपनी तो नहीं है, लेकिन हमारी सीमा के अंदर का तो ये क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है, तो इसके उत्पादन को हम क्या करेंगे, अपनी जीडीपी में शामिल करेंगे। तो जीडीपी में बस यही ध्यान रखना है आपको कि जो भी हमारे सीमा के अंतर्गत उत्पादन होगा, उसको हम क्या करते हैं, जीडीपी में शामिल करते हैं, और जो इस सीमा से बाहर चले जाएगा, उसको हम अपनी जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, क्या ये 40 रुपये जो एप्पल कंपनी ने कमाए, क्या ये हमारा पैसा था जिसको हमने अपनी जीडीपी में जोड़ दिया? देखिए, ये हमारा पैसा नहीं है। जो भी ये मुनाफा हुआ है, ये एप्पल कंपनी अपने देश में ले जाएगी, और ये पैसा बाहर चले जाएगा हमारे देश से। लेकिन जो ये 20 रुपये हमारे भारतीय हमारे विदेशों में कमा रहे हैं, ये 20 रुपये हमारे देश में आएंगे, और कहीं ना कहीं ये हमारे देश का पैसा बन जाएगा। तो इसीलिए हमको ये जीडीपी जो हमें क्या दिखाता है, कि जो उत्पादित वस्तुओं को दिखाता है। ये केवल जो 140 वस्तु हमारे देश में हमारी सीमा के अंतर्गत हमारे उत्पादन हुआ था, उनको इसने शो कर दिया, लेकिन जो हमारा पैसा था उसको इसने नहीं दिखाया, इस जीडीपी ने। तो इसीलिए हमको क्या निकालना पड़ता है, जीएनपी निकालना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो हमारा राष्ट्रीय होता है, जो हमारा राष्ट्र का पैसा होता है, जो हमारा राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है जीएनपी। क्योंकि जो जीडीपी है, ये हमारी जो चीज़ थी उसको नहीं दिखा रहा है, जबकि ये जो हमारी चीज़ नहीं थी उसको भी दिखा रहा है। तो इसीलिए हमको क्या निकालना पड़ता है, जीएनपी निकालना पड़ता है। अब इस जीएनपी को बोलते हैं हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या इसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। जैसे सकल का क्या मतलब होता है, टोटल होता है, ग्रॉस का क्या मतलब होता है, टोटल होता है, या सकल का क्या मतलब है, कुल होता है, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद कह सकते हैं इसको, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे, देखो जो इसमें क्या हो गया, देखो 40 जो एप्पल कंपनी का पाया, हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ जोड़ दिया, और ये जो 20 रुपये हमारे देशवासियों ने कमाए, इसको हमने यहाँ पे नहीं जोड़ा। तो यही हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जीएनपी में ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे जीएनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी। अब जीडीपी में से हमको क्या करना पड़ेगा, इस जीडीपी में से हमको क्या करना पड़ेगा, इस जीडीपी में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा। देखो, प्लस तो हम कर देंगे क्या, ये जो एक्स को प्लस कर देंगे, एक्स को यहाँ पर प्लस कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम इस वाई को। वाई कौन है, हमारी ये एप्पल कंपनी। तो आप जीडीपी में से अगर हम x - वाई, यानी x हम इसको प्लस कर देंगे, हमारा 20 रुपये को प्लस कर देंगे, इस y यानी 40 रुपये को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा। अब निकालते हैं हम जीएनपी। देखो, हमारा जीडीपी कितना आया, जीडीपी था हमारा 140, यहाँ 140 हमारा जीडीपी दिख रहा था हमको। अब लेकिन जीडीपी में से हमको क्या प्लस करना है, जीडीपी में हमें प्लस करना है, हमें इस 20 रुपये को, इस x को प्लस करना है, इस x को हम प्लस कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे इसमें से, इस 40 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो जब हम इसमें इसको माइनस करेंगे, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 160 - 40। ये टोटल कितना आ जाएगा, 160 में से 140 घटा देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 120। अब देखिए, जो हमें जीडीपी यहाँ पे 140 रुपये दिखाई दे रही थी, वो हमारी मात्र कितनी है, 120 रुपये है। यानी वो हमारा केवल कितना पैसा है, 120 रुपये पैसा, 120 रुपये ही हमारे हैं। जबकि यहाँ पर हमें 20 रुपये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे थे। कितने दिखाई दे रहे थे, 20 रुपये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे थे। यानी ये जो 40 रुपये है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी ये जो बाहर का पैसा है, ये हमारा पैसा नहीं है, उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, घटा दिया। यानी एक्स क्या है हमारा, ये एक्स हमारा पैसा है 20 रुपये, और जो ये 40 है वाई, ये इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया। तो ये क्या निकल गया, हमारा जीएनपी निकल गया। अब ये हमें क्या दिखा रहा है, जीएनपी हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिखा रहा है, या हमारा राष्ट्र के पैसे को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, हमारे राष्ट्र के पैसे को दिखा रहा है। कौन, ये जीएनपी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
तो आपको ये समझ में आया होगा कि जीएनपी और जीडीपी में क्या फ़र्क होता है। जीडीपी देखो हम जबकि जीडीपी हमारा कितना, जीडीपी जीडीपी हमारा यहाँ बड़ा है 140, यानी जीडीपी ग्रेटर देन हमारा क्या है, जीएनपी। अब जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी का क्या मतलब है, यानी जो जीडीपी बड़ा तो दिख रहा है लेकिन जीएनपी छोटा है हमारा। जीडीपी बड़ा होने का क्या मतलब है कि जीडीपी अगर बड़ा दिखाई दे रहा है, जीएनपी अगर जीडीपी से छोटा आता है, तो इसका मतलब जो हमारा पैसा है हमारा देश का वो बाहर ज़्यादा जा रहा है। यानी कि जो हमारा बाहर जो हमारा देश का कितना 20 रुपये हमारा जाता है, हाँ कहाँ चले जाता है, और देखो बाहर से हमारे 20 ही रुपये आए, लेकिन 20 रुपये ज़्यादा कौन ले गया, हमारा ये एप्पल कंपनी वाला ले गया। यानी अगर जीडीपी अगर जीएनपी से बड़ी हो जाएगी तो सीधी बात है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे देश का ज़्यादा पैसा क्या हो रहा होगा, बाहर जा रहा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन और उठती है कि जीडीपी जो है, जीडीपी बराबर होगा जीएनपी। ये कब होगा, प्रश्न पूछेगा कि जीडीपी जीएनपी के बराबर कब होगा, यानी ये जीडीपी जैसे यहाँ 140 है, यहाँ भी 140 कब होगा। अब यहाँ पे एक ही कंडीशन होगी जब 140 ये हमको दिखाएगा। जैसे जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, जहाँ पे बाहर की कंपनियों को अलाउ नहीं होता वहाँ पर काम करना, बाहर के जो भी कंपनियाँ होती हैं उनको क्या होता है, अलाउ नहीं होता है बिल्कुल भी अपने देश में क्या करना, काम करना, जिसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, जहाँ पर आयात और निर्यात नहीं होता है, वहाँ पे ये कंडीशन बनेगी, जीडीपी क्या हो जाएगा, जीएनपी के बराबर हो जाएगा। और दूसरी स्थिति बन सकती है कि जितना इस एप्पल कंपनी ने हमारे देश में कमाया 40 रुपये, उतना ही अगर हमारे भारतीय भी बाहर कमा रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा, जितना हमारे वहाँ से बाहर जाएगा उतना ही हमारे देश में आ जाएगा, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, ये जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाएगा। तो दो कंडीशन आपको याद में रखनी है। तो इसका जो फॉर्मूला है ये आपको वहाँ पे दिया होगा, कहाँ पेपर में ये प्रश्न ये आएगा हमारा, आपसे पूछेगा कि जीएनपी, आपको फॉर्मूला बना के दे देगा, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। तो आपको ये पहचानना होगा क्या ये सही है या गलत है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं हम इस एनडीपी और इस एनएनपी को, ये क्या होते हैं। देखिए जो हमारा जीडीपी है ये इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है, तो अगर जैसे यहाँ पे 140 रुपये आया, तो 140 रुपये में इसका हम क्या निकालते हैं, फिर इसी का हम एनडीपी निकालते हैं। जीडीपी का हम क्या निकालते हैं, एनडीपी। जो जी है इसके बदले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, और ये जो जी है यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इस जीडीपी के आगे हम एन लगा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, एनडीपी बन जा रहा है। इस जी के आगे अगर हम एन लगा देते हैं तो एनएनपी बन जा रहा है। यानी जीडीपी से हमारा एनडीपी बनता है और जीएनपी से हमारा एनएनपी बनता है। तो इन्हीं का क्या है, नेक्स्ट वाला लेवल है। अब लेवल क्या है इसको भी हम समझते हैं यहाँ पे कि ये लेवल है क्या। देखो एनडी पहले हम समझते हैं एनडीपी को। अब जीडीपी का एनडीपी हमें निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, ऐसा तो है नहीं कि जो सकल घरेलू उत्पाद है जितना हमने उत्पादन किया वो उतना के उतना हमारे प्रयोग में आ गया। हो सकता है उसमें से कुछ क्या हो जाएगा, कुछ वस्तुएं खराब हो गई हो, कुछ वस्तुएं हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जैसे एक साल में अगर हम ये हमने मार्कर को ले लिया, हमने क्या करा, 100 मार्कर का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 100 मार्कर का उत्पादन करा। अब मान लीजिए इसमें से कुछ मार्करों की क्या होगी, निब खराब हो गई, और कुछों का क्या हो गया, कुछ मार्कर उसमें से खो गए या इसमें से टूट गए। तो क्या हो गया कि इसमें से हमको जैसे 100 मार्कर का हम अगर उत्पादन कर रहे हैं, तो इसमें से मान लीजिए 2 मार्कर की निब टूट गई और 8 मार्कर उसमें से खो गए, तो क्या हो जाएगा, हमको नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यानी इस जीडीपी में से हमें कितना, 10 मार्कर का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने जोड़ दिया उनको, लेकिन हमको अब ये पता करना है जो हमने जोड़ दिया उसको हमको हटाना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि वाकई में जितना हमने यहाँ पर उत्पादन करा था उतना तो हमको मिला या नहीं मिला, क्योंकि यहाँ तो हमने 140 तो हमको दिखा रहा है, पर हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, इस जीडीपी का नेट निकालना पड़ेगा कि कितना वाकई में हमारे पास अभी है। तो इस ग्रॉस का हम क्या निकालते हैं, नेट निकालते हैं, या जिसको हम शुद्ध बोलते हैं। इसको जीडीपी का क्या निकालेंगे हम, एनडीपी निकालेंगे, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेंगे। आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, क्या जो हमारा घरेलू उत्पाद जितना हमने उत्पादन किया था क्या उतना ही हमारे पास है, या उसमें से कुछ खत्म हो गया है या कुछ खराब हो गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास बोलते हैं या डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारे टाटा कंपनी को ले लीजिए, इस टाटा कंपनी से 100 वस्तु का उत्पादन करा, इसमें से मान लीजिए इसकी 8 या इसमें से 10 वस्तु इसकी क्या होगी, खराब हो गई। 10 वस्तुएं इसकी खराब हो गई। एप्पल ने क्या करा, इस एप्पल ने कुछ फ़ोन बनाए, इस फ़ोन में से इसने 40 फ़ोन बनाए, इस 40 में से इसके क्या हो गए, 10 फ़ोन इसके भी खराब हो गए। इस 10 फ़ोन इसके खराब हो गए और 10 वस्तुएं इसकी खराब हो गई। लेकिन यहाँ तो हमने जोड़ दिया इनको। अब हमको ये देखना पड़ेगा क्या ये नेट है हमारा, क्योंकि इसमें से तो 20 वस्तुएं हमारी क्या टोटल क्या हो गई है, खराब हो गई है। तो इसी को निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, देखो एनडीपी बराबर तब क्या हो जाएगा, एनडीपी, एनडीपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी में से हमको क्या करना पड़ेगा, इस मूल्य के ह्रास यानी इन 20 वस्तुओं का जो हमको मूल्य का ह्रास हो गया है, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, इस डेप्रिसिएशन को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तब हमारा क्या हो जाएगा, एनडीपी बराबर जीडीपी, जीडीपी माइनस इसको हम मूल्य ह्रास कह रहे हैं, मूल्य ह्रास। तो इस मूल्य ह्रास को अगर हम जीडीपी में से घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा या एनडीपी निकल जाएगा, या जिसको हम शुद्ध घरेलू उत्पाद कह रहे हैं। देखो अब यहाँ पर हम इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, एनडीपी, एनडीपी में से हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी में से हमको क्या घटाने पड़ेगा, 20 हमको माइनस करना पड़ेगा। पहले जो हमारी जीडीपी 140 आ रही है, तो जीडीपी कितनी है हमारी, 140 रुपये यहाँ आई थी। इस 140 में से हमको 10 रुपये इसके खराब हो गए, 10 रुपये इसके खराब हो गए, टोटल कितना, 20 रुपये खराब हो गए। तो 20 यहाँ से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा एनडीपी कितना आ जाएगा, 120 रुपये हमारा एनडीपी आ जाएगा। तो देखो जीडीपी जो हमारी कितनी आ रही थी, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद आ रहा था 140 आ रहा था, लेकिन जब हमने शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाला जिसमें से हमको कितना प्राप्त हुआ, 120 रुपये प्राप्त हुआ, यानी 120 वस्तुएं हमारी ठीक है, जिसमें से हमारी 20 वस्तुएं क्या होगी, खराब हो गई है। तो इसको बोला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इस जीडीपी का हम क्या निकालेंगे, शुद्ध क्या निकालेंगे, घरेलू उत्पाद निकालेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एनडीपी निकालेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, जीडीपी का क्या निकाला जाता है, एनडीपी निकाला जाता है, और इस जीएनपी का अब हम क्या निकालेंगे, एनएनपी निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जीएनपी का एनएनपी कैसे निकालेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको फॉर्मूला है, इसमें आप दिया जाएगा परीक्षा में और आपसे पूछा जाएगा क्या ये फॉर्मूला ठीक है, आपको देगा एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, ये ठीक है या गलत है, आपको बताना होगा वहाँ पे। इस टाइप के प्रश्न आपको लोक सेवा आयोग के उसमें देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, और आपको याद रखना है कि जीडीपी का एनडीपी निकाला जाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद का हम शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालते हैं, यानी जो हम यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, जो भी उसमें से वस्तुएं खराब हो रही है, उस वस्तु को हम जो भी मूल्य उनका नुकसान हो रहा है, उस मूल्य को हम यहाँ पे घटा के उसका शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालेंगे। अब देखो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम इसका क्या निकालेंगे, एनएनपी निकालेंगे। अब एनएनपी कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो एनएनपी जो जीएनपी का हम क्या निकालेंगे, एनएनपी निकालेंगे। एनएनपी निकलेगा कैसे, देखो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा, एनएनपी कैसे निकालेंगे, देखो जो यहाँ पर हमको मूल्य का ह्रास होगा, यानी जो भी हमको यहाँ पर नुकसान होगा, उस नुकसान को हम हटा देंगे। देखो हमारी जीडीपी में हमको देखो टाटा कंपनी के 10 वस्तु खराब होगी और इस एप्पल की 10 वस्तु खराब होगी, तो हमारा कितने क्या निकल गया, एनडीपी निकल गया 120। अब इसी का हमने क्या निकाला था, जीएनपी निकाला था। अब जीएनपी में हमने क्या करा कि जो हमारे टाटा क्या था, हमारे 100 रुपये, ये हमने प्लस करे, और दूसरा हमारा जो बाहर से हमारे पैसे कमाया 20 रुपये हमारे भारतीयों ने कमाए, उनको जोड़ा। लेकिन हमने इसमें जीएनपी पे इस एप्पल कंपनी का जो मार्जिन होता है उसको हम इसमें ऐड नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इस एप्पल कंपनी को यहाँ पे हटा देते हैं। तो हम यहाँ जब वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी जीएनपी का जब हम एनएनपी निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एनएनपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जीएनपी, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। तो ये इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। अब जीएनपी में से जो हमको मूल्य ह्रास हुआ है, मूल्य ह्रास जीएनपी आप देखिए कितना है हमको, देखो यहाँ पर हम अगर सीधे जो हमारे कितना, ये 40 रुपये एप्पल कंपनी है, तो हमने माइनस कर दिया, तो हटा दिया। जब इसका हम यहाँ पे जोड़ ही नहीं रहे, तो हम इसको वहाँ भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे विदेशियों द्वारा, जो भारत में विदेशी रह रहे हैं उनके द्वारा जो कमाई हो रही है उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो हमारे ये कितना जीएनपी कितना था, जीएनपी हमारा आ गया कितना, यहाँ पे 120 रुपये आया था। तो 120 में से हमारा मूल्य का जो ह्रास हुआ है उसको ही हम यहाँ पे घटाएंगे। अब हम यहाँ पे केवल किसको घटाएंगे, इस टाटा कंपनी के जो 10 वस्तु का नुकसान हुआ है उसी को हटाएंगे, क्योंकि ये तो हमने यहाँ पे जोड़ा ही नहीं है, 40 रुपये इस एप्पल कंपनी को हमने जोड़ा ही नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे इसके द्वारा जो नुकसान हुआ है इसकी वस्तु का, इसको भी हम यहाँ पे एनएनपी में ऐड नहीं करेंगे। तो सीधे हम यहाँ पे -10 कर देंगे, -10 करेंगे तो हमारा एनएनपी कितना आ जाएगा, 110 रुपये आ जाएगा। तो जो हमको जीएनपी कितना 120 रुपये दिखाई दे रहा था, तो इसमें कुछ टूट फूट जो मूल्य ह्रास हुआ, उस मूल्य ह्रास को हमने घटाया, तो कितना निकल गया, 110 रुपये इसका मूल्य निकल के आता है, यानी एनएनपी हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना निकल के आया, 110 रुपये निकल कर आया। तो ये हमारा क्या था, एनएनपी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को पूछा जाता है। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले बन के आते हैं हमारे सामने, और दूसरा जीडीपी में आपको एक वित्त वर्ष, राजनीतिक सीमा, वस्तु एवं सेवा, अंतिम मूल्य,
ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो ये दो जो है, ये हमारा जीडीपी है, जीडीपी का ही हम क्या निकालते हैं, एनडीपी निकालते हैं, और जीएनपी का हम क्या निकालते हैं, एनएनपी निकालते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो हमें जीडीपी में जो मूल्य ह्रास हो जाता है उसका हम एनडीपी में निकाल देते हैं, और जो हमें जीएनपी में हमारा मूल्य ह्रास होता है उसको हम कहाँ निकाल देते हैं, यहाँ एनएनपी में निकाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेट, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने ये चीज़ें समझी होंगी। दूसरा यहाँ पर आपको फॉर्मूलों का आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, फॉर्मूले को आप आसानी से हल कर देंगे। अगर आप ये जीडीपी और जीएनपी को समझ गए होंगे, आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। तो आज के लिए जो हमारा जो वीडियो थी, हमारी जो टॉपिक था वो था हमारा राष्ट्रीय आय। अब हम अगले टॉपिक में समझेंगे कि जो राष्ट्रीय आय, हमने यहाँ पे जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी और इसके अलावा जीएनपी की बात करी। अब हम आगे समझने वाले हैं कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, या इसके अलावा रियल जीडीपी क्या होती है, या नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये टॉपिक, आप ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा या इसके अलावा कोई अन्य प्रश्न आपके इस टॉपिक से संबंधित हो तो आप उन प्रश्नों को भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में।